नंबर सेक्शन क्या पढ़ना है हमको, सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में क्या होता है कि 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें गुजरात बोर्ड में क्वेश्चन नंबर क्या होता है कि 38 से क्वेश्चन नंबर 46 तक प्रश्न रहते हैं। यानी टोटल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 9, और लिखने हमको होते हैं 6। यानी 9 में से हमको 6 लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो ये 9 प्रश्न कौन से चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न जो है यानी प्रश्न नंबर 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46। तो यहाँ पर जो पहला 38वां प्रश्न आता है वो चैप्टर नंबर 1 का होता है, और यहाँ पर जो 39 और 40 होते हैं वो चैप्टर नंबर 3 के होते हैं। 39 और 40 चैप्टर नंबर किसके होते हैं, 3 के। और फिर उसके बाद 41वां प्रश्न जो होता है वो चैप्टर नंबर 7 का होता है, चैप्टर नंबर 7 का। अच्छा, 42 और 43 जो होते हैं वो चैप्टर नंबर किसके होते हैं, 8 के। तो वो चैप्टर नंबर 8 के प्रश्न होते हैं। और यहाँ पर 44 और 45 ये चैप्टर नंबर 10 का होता है, और 46वां जो होता है वो चैप्टर नंबर 12 में से पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हमको सेक्शन सी में अच्छे नंबर लाने हैं तो हमको सेक्शन सी में तीसरा चैप्टर, 8वां चैप्टर जरूर करना पड़ता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरे 3 जो प्रश्न बचेंगे उसके लिए हम कोई अलग चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, और चैप्टर नंबर 1 तो हमको आता ही है, और चैप्टर नंबर 1 जो है वो सरल भी है। जैसे चैप्टर नंबर 1 में से क्या क्या पूछ सकता है, तो चैप्टर नंबर 1 में से एक ऐसा प्रश्न पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया पूछेगा। अब इसमें अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया दी है। जैसे नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक ही क्या बनाते हैं, उत्पाद। तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो आपको देखिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक ही क्या बनाते हैं, उत्पाद, तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या होता है इसको, अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक में से 2 या 2 से अधिक क्या बनते हैं, अभिकारक। क्या बनते हैं, उत्पाद बनता है। 2 या 2 से अधिक क्या बनता है, उत्पाद। तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक में से 2 या 2 से अधिक क्या बनता है, उत्पाद बनता है, तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 आता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के यौगिक में से उसका क्या करती है, विस्थापन करती है। यानी कि ये अधिक क्रियाशील है Fe, ये कॉपर का विस्थापन करेगी, यानी उसको दूर कर देती है और उसकी जगह पर स्वयं जुड़ जाती है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा आता है हमारा नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अभिकारकों के बीच में ये 2 अभिकारक है, 2 अभिकारकों के बीच में आयनों की क्या होती है, लेन देन। यानी ये अपना धन आयन इसको दे देता है, ये अपना धन आयन इसको देता है। तो आयनों की क्या होती है, लेन देन। तो आयनों की जो लेन देन होती है तो उसको बोलते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर लिखने का कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारकों के बीच में आयनों की क्या होती है, लेन देन, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आता है नंबर 5 अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद है
वो उत्पाद अविलेय स्वरूप में मिलता है, अविलेय स्वरूप में मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद क्या होता है कि अविलेय स्वरूप में मिलता है, तो उसको बोलते हैं क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला आता है हमारा छठा की उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया भी। तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में क्या होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन में क्या जुड़ा? ऑक्सीजन। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है, उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? उपचयन अभिक्रिया। सातवां आता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को रिडक्शन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो रिडक्शन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में से ऑक्सीजन क्या होता है? दूर होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, अथवा उसको बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। फिर आठवां आता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, तो उसको बोलते हैं क्या? उपचयन अपचयन अभिक्रिया, अथवा इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर हमारा नौवां आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे मीथेन का क्या करें? दहन। मीथेन का दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाने का, इधर 2। अब क्या होता है कि 10वां आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो याद रखने का कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है? शोषण होता है, उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसा आपको इन 10 में से कोई एक रासायनिक अभिक्रिया पूछेगा, उदाहरण देकर लिखना है। अच्छा, उदाहरण में समीकरण भी लिखना है और उसको शब्दों में भी लिखना है। तो आपको जैसे संयोजन अभिक्रिया, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारक जुड़कर एक ही क्या बनाता है? उत्पाद, तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक में से 2 या 2 से अधिक क्या बनते हैं? उत्पाद, तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3 आता है विस्थापन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील प्राप्त तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में से उसका क्या करता है? दूर कर देता है और उसकी जगह पर स्वयं जुड़ जाता है, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 अभिकारकों के बीच में आयनों की क्या होती है? लेन देन, तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर आता है हमारा क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? उत्पाद अविलेय स्वरूप में प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला आता है उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो लिखने का, जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है, उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, अथवा उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। अगला आता है अपचयन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ में से ऑक्सीजन क्या होता है? दूर होता है, तो उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया अथवा रिडक्शन अभिक्रिया। फिर आता है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अच्छा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, उसको बोलते हैं क्या? उपचयन अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो एक तो ये आपको पूछेगा, अथवा एक पूछेगा आपको कि धातु का संक्षारण अर्थात क्या? तो धातु का संक्षारण अर्थात क्या?
तो धातु का संचारण किसको कहते हैं? तो जब धातु की खुली सतह हवा, पानी और नमी के संपर्क में आती है, हवा, पानी और नमी के किसमें आती है? संपर्क में, तो उस पर जंग लगने की क्रिया को धातु का संचारण कहते हैं। धातु का संचारण यानी धातु का कटाव। प्राय इसके उदाहरण याद रखने के, लोहे पर कत्थई रंग की परत जमा होना, चांदी पर काले रंग की परत जमा होना, बराबर, तांबे पर हरे रंग की परत जमा होना, ये सब संचारण के क्या है? उदाहरण। अब क्या होता है? धातु जब हवा में रही, ऑक्सीजन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड से प्रक्रिया करके धातु का क्या बनाती है? ऑक्साइड, तब धातु पर जंग लगती है और तब धातु का क्या होता है? संचारण। क्या होता है? तब धातु का संचारण होता है। तो धातु का संचारण रोकने के उपाय, तो धातु की सतह पर कलर लगाना चाहिए, धातु की सतह पर तेल लगाना चाहिए, धातु को नमी वाली जगह से दूर रखना चाहिए। यसद लेपन का मतलब ये होता है कि अधिक क्रियाशील धातु उस पर लगाई जाती है। जैसे लोहा है तो लोहे से अधिक क्रियाशील कौन है? जिंक। तो लोहे पर जिंक की पतली परत लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उस लोहे को गैल्वेनाइज आयरन बोलते हैं और इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं यसद लेपन। क्या बोलते हैं? यसद लेपन। वैसे ही क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, तो ये सब करके हम संचारण को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो पहले चैप्टर में से आपको इतना आना चाहिए। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 में आपको सक्रियता श्रेणी में से प्रश्न पूछेगा। धातु की सक्रियता श्रेणी, तो देखो यहाँ पर धातु की सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, तो आपको सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। अब देखो ये धातु की क्या है? सक्रियता श्रेणी। तो धातु को उसकी सक्रियता के आधार पर उतरते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातु की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब धातु की जो सक्रियता श्रेणी है उसमें सबसे अधिक सक्रिय कौन सी धातु है? तो सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। और सबसे कम सक्रिय धातु कौन है? तो एयू यानी सोना। तो सबसे कम सक्रिय धातु कौन है? तो एयू यानी सोना है। तो अब यहाँ पर आपको ऐसा प्रश्न पूछेगा कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर रही धातु का निष्कर्षण समझाइए। ऊपर रही धातु का क्या करिए? निष्कर्षण समझाइए। तो धातु की सक्रियता श्रेणी को हमने 3 भागों में बांटा। जो ऊपर है वो उच्च क्रियाशील है। कैसी है? उच्च क्रियाशील धातु है। और जो बीच में है वो मध्यम क्रियाशील धातु है और जो नीचे है वो निम्न क्रियाशील धातु है। तो निम्न क्रियाशील क्या है? धातु। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो उच्च क्रियाशील धातु का हम क्या करेंगे? निष्कर्षण। धातु की सक्रियता श्रेणी में ऊपर रही धातु का निष्कर्षण हमको पढ़ना है। तो धातु की सक्रियता श्रेणी में ऊपर जो धातु होती है वो कैसी होती है? उच्च क्रियाशील। और ये धातु हमको यौगिक स्वरूप में मिलती है, यौगिक स्वरूप में प्राप्त होती है। इसलिए हम इसका क्या करते हैं? विद्युत अपघटन। क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं। तो आपको विद्युत अपघटन पद्धति में क्या होता है कि बराबर इसके अंदर हम धातु के यौगिक को पिघलित अवस्था में पात्र में लेते हैं, पात्र में लिया जाता है और विद्युत ध्रुव बनाने के लिए यानी एनोड और कैथोड बनाने के लिए क्या करते हैं? प्लेटिनम अथवा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम अथवा ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। फिर ये धातु के पिघलित विलयन में विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रवाहित। तो शुद्ध धातु जो होती है वो कैथोड पर जमा होती है और अशुद्धि जो है वो पात्र की तली में जमा होती है। अशुद्धि पात्र की तली में क्या होती है? जमा होती है। तो याद रखने का यहाँ पर कि हमेशा धातु जो होती है वो कैथोड पर जमा होती है। तो कभी कंफ्यूजन हो तो हमेशा धातु को कहाँ जमा बताने का? कैथोड पर। तो ये लिखने का कि विद्युत अपघटन पद्धति में हम क्या करते हैं कि धातु के यौगिक को पिघलित अवस्था में क्या लेते हैं? पात्र में। और क्या करते हैं कि विद्युत ध्रुव बनाने के लिए ग्रेफाइट और अथवा प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। फिर धातु के पिघलित विलयन में विद्युत धारा का करने पर, प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कहाँ जमा होती है? कैथोड पर।
कैथोड पर और शुद्धि पात्र की तली में जमा होती है। अब आता है मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। तो मध्यम क्रियाशील धातु हमको 3 स्वरूप में मिलती है, सल्फाइड अथवा कार्बोनेट अथवा ऑक्साइड स्वरूप में प्राप्त होती है। सल्फाइड, कार्बोनेट अथवा ऑक्साइड स्वरूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। अब सल्फाइड स्वरूप में जो मिलती है उसका भर्जन करते हैं। तो भर्जन विधि में क्या होता है, सल्फाइड युक्त अयस्क को लंबे समय तक क्या करते हैं, हवा में गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में क्या होता है, रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है, दूर होती है। इस विधि को भर्जन विधि कहते हैं। सल्फाइड युक्त अयस्क को लंबे समय तक हवा में गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में क्या होता है, रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है, दूर होती है। इस विधि को भर्जन विधि कहते हैं। भर्जन विधि का जो समीकरण होता है उसका बैलेंस हमेशा 23-22 से होता है। 23-22 से ये उसकी पहचान है, तो 23-22 से उसको बैलेंस किया जाता है। अब क्या होता है कि कार्बोनेट काम क्या करते हैं, निस्तापन। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोनेट युक्त अयस्क को लंबे समय तक गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है, दूर होती है। इस विधि को क्या बोलते हैं, निस्तापन। कार्बोनेट युक्त अयस्क को लंबे समय तक गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है, दूर होती है। इस विधि को निस्तापन कहते हैं। अब क्या होता है, धातु हमको कौन से स्वरूप में मिल गई, ऑक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या होता है, दूर होता है और हमें धातु प्राप्त होती है। इस विधि को बोलते हैं अपचयन, यानी रिडक्शन पद्धति कहते हैं, रिडक्शन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर हमको मध्यम में रही धातु का क्रिया क्या पूछे, निष्कर्षण। तो आपको ये लिखने का भर्जन, निस्तापन और अपचयन। अब आता है हमारा निम्न क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। तो नीचे रही धातु जो होती है वो निम्न क्रियाशील होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि निम्न क्रियाशील धातु हमको सल्फाइड स्वरूप में मिलती है, तो इसका भी हम क्या करते हैं, भर्जन। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मर्क्यूरी सल्फाइड है तो उसको लंबे समय तक गर्म करेंगे वातावरण में तो मर्क्यूरी ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड की वाष्पशील अशुद्धि क्या हो जाएगी, दूर। लेकिन यहाँ पर अगर मर्क्यूरी ऑक्साइड को और ज्यादा गर्म करते हैं तो मर्क्यूरी ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अपने आप दूर हो जाएगा और हमको मर्क्यूरी धातु प्राप्त होती है। मर्क्यूरी क्या मिलती है, धातु। तो यानी निम्न क्रियाशील धातु जो होती है वो सल्फाइड स्वरूप में मिलती है। उसका हम क्या करते हैं, तो उसका हम भर्जन विधि द्वारा क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। इस पद्धति में क्या होता है, सल्फाइड युक्त अयस्क को लंबे समय तक हवा में गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और क्या होता है, वाष्पशील अशुद्धि क्या होती है, दूर होती है। इस विधि को क्या बोलते हैं, भर्जन विधि। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि धातु के ऑक्साइड को और ज्यादा गर्म करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन अपने आप दूर हो जाता है और हमें धातु प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गई, धातु। अब जो धातु मिली है उसका हम क्या करेंगे, परिष्करण। क्या करेंगे, परिष्करण। तो देखो यहाँ पर जो धातु हमको मिली है उसका हमको क्या करना है, परिष्करण करना है। तो यहाँ पर देखो धातु का परिष्करण, तो यहाँ पर धातु का परिष्करण, तो देखो धातु का परिष्करण किसे कहते हैं, तो धातु का परिष्करण किसको कहते हैं, तो धातु में से अशुद्धि दूर करके, धातु में से अशुद्धि दूर करके 100% शुद्ध धातु प्राप्त करने की पद्धति को क्या बोलते हैं, धातु का परिष्करण कहते हैं। धातु का क्या बोलते हैं, परिष्करण। और धातु के परिष्करण की सबसे प्रचलित पद्धति है विद्युत अपघटनी पद्धति। विद्युत अपघटनी पद्धति, इस पद्धति के द्वारा कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातु का परिष्करण किया जाता है। इस पद्धति में क्या होता है कि जिस धातु का परिष्करण करना है, जिस धातु का परिष्करण करना है उस धातु के लवण का विलयन पात्र में लिया जाता है और जिस धातु का परिष्करण करना है उसी धातु की एक अशुद्ध छड़ और उसी धातु की एक शुद्ध छड़ को लिया जाता है। अशुद्ध छड़ को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं तो वो एनोड का काम करती है। शुद्ध छड़ को बैटरी के ऋण से जोड़ते हैं वो कैथोड का काम करती है। फिर क्या करते हैं कि इस
विलयन में विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो शुद्ध धातु जो है वो कहाँ जमा होती है, कैथोड पर। कहाँ पर? और अशुद्धि जो है वो पात्र की तली में एनोड के ठीक नीचे जमा होती है, इसलिए इसको एनोड पंख कहते हैं। तो आपको बोले कि कभी कभी बोलेगा आपको कि ना कॉपर के परिष्करण की विद्युत अपघटन पद्धति समझाओ, तो आपको कॉपर धातु का क्या दे दिया है, नाम। तब आपको लिखने का एक पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया जाता है, और उसके अंदर एक कॉपर की क्या रखते हैं, अशुद्ध क्षण, और एक कॉपर की शुद्ध क्षण। कॉपर की अशुद्ध क्षण को बैटरी के किससे जोड़ते हैं, धन ध्रुव के साथ, तो एनोड का काम करती है, और शुद्ध क्षण को बैटरी के ऋण ध्रुव के साथ, तो कैथोड का काम करती है। फिर कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा क्या करने पर, शुद्ध कॉपर धातु जो है वो कहाँ जमा होती है, कैथोड पर, और अशुद्धि पात्र की तली में एनोड के ठीक नीचे जमा होती है, तो इसको बोलते हैं एनोडिक पंख। अगर कॉपर वाला पूछे तो आपको ऐसे लिखना है, और खाली विद्युत अपघटन पद्धति पूछे तो आपको पहले जो होता है वैसे लिखना है। अच्छा, इसमें और एक मोस्ट आईएमपी प्रश्न पूछता है मिश्र धातु वाला। मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखो मिश्र धातु किसे कहते हैं, और किन्हीं तीन मिश्र धातु के नाम, घटक और गुणधर्म लिखो। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, धातु के गुणधर्म को बेहतर बनाने के लिए मिश्र धातु बनाई जाती है। धातु के गुणधर्म को बेहतर बनाने के लिए क्या बनाती है, मिश्र धातु। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो हम दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा हम उपयोग करते हैं लोहे का, और शुद्ध लोहा नरम होता है, तो उसको गर्म किया जाए तो उसको खींचा जा सकता है। उसको क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लोहे में क्या मिलाते हैं, कार्बन, और कार्बन मिलाकर स्टील नामक मिश्र धातु बनाते हैं, जो कठोर और मजबूत होती है। दूसरा हम क्या करते हैं, लोहे के अंदर निकल अथवा क्रोमियम, निकल और क्रोमियम क्या मिलाते हैं, धातु, और धातु मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, जिस पर जंग नहीं लगती है। फिर क्या करते हैं कि कॉपर में जिंक मिलाते हैं, और जिंक मिलाकर क्या बनाते हैं, पीतल। अच्छा, पीतल को याद रखिएगा ब्रास भी कहते हैं। आगे में इसको सरलता से पीट कर आकार दिया जा सकता है। फिर आता है इसके बाद क्या, तो कांसा। तो कांसा को बोलते हैं बॉन्ज, क्या बोलते हैं, बॉन्ज। तो ये कॉपर और टीन की मिश्र धातु है, इस पर भी जंग नहीं लगती है। अच्छा, जिस मिश्र धातु में घटक के रूप में पारा होता है, उस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। सोल्डर जो है, लेड और टीन की मिश्र धातु है, इसका उपयोग विद्युत परिपथ में वायर को जोड़ने के लिए यानी सोल्डरिंग करने में होता है। तो यहाँ पर देखो, दो या दो से अधिक धातुओं को क्या करते हैं, मिलाकर उनको गर्म करके क्या करते हैं, उनको छान कर क्या करते हैं, उसको ठंडा करने पर मिश्र धातु बनती है। या तो सरल भाषा में इनको दो या दो से अधिक धातु को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बनाई जाती है। तो इतना इस चैप्टर में 3 में क्या था, मोस्ट आईएमपी। अब आता है चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में क्या है कि एक प्रश्न पूछता है सपुष्पी वनस्पति में बराबर लैंगिक जनन। सपुष्पी वनस्पति में क्या बताना है, लैंगिक जनन। अथवा आवृत बीजधारी वनस्पति में क्या बताना है, लैंगिक जनन। सपुष्पी वनस्पति का प्रजनन अंग क्या है, पुष्प। सपुष्पी वनस्पति का प्रजनन अंग क्या है, पुष्प है। अब पुष्प में क्या होता है, दो भाग होते हैं, एक होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्री केसर। पुंकेसर और एक क्या होता है, स्त्री केसर। तो सपुष्पी वनस्पति का प्रजनन अंग क्या है, पुष्प। अब पुष्प में क्या होता है कि पुंकेसर होता है और स्त्री केसर। अब क्या होता है, ये जनन अंग है, क्या है, जनन अंग। इसके आधार पर पुष्प के दो प्रकार है, एक लिंगी पुष्प और आता है उभयलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। जिस पुष्प में पुंकेसर स्त्री केसर में से कोई एक होता है तो उसको बोलते हैं एक लिंगी पुष्प, और जिस पुष्प में
पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है, उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अब क्या होता है कि पुष्प के कितने भाग है? तो आपको याद रखने का पुष्प के कितने भाग है, ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको याद रखने का कि पुष्प में होता है बाह्य दल। क्या होता है? बाह्य दल। फिर क्या होता है यहाँ पर? पंखुड़ियां यानी दल, तो ये हो जाएगा दल। और फिर उसके बाद आता है पुंकेसर। क्या आता है? ये पुंकेसर, तो ये पुंकेसर है। और फिर आता है स्त्री केसर। ये क्या है? स्त्री केसर, तो ये है स्त्री केसर। तो पुष्प के कितने भाग? तो 4 भाग, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब पुंकेसर जो है वो पुष्प का नर जनन अंग है। नर जनन क्या है? अंग। अब क्या होता है कि पुंकेसर में क्या होता है? 2 भाग होते हैं, एक होता है तंतु और एक होता है परागकोश। एक होता है तंतु और दूसरा होता है परागकोश। ये परागकोश परागकण उत्पन्न करता है। क्या बनाता है? परागकण। अब क्या होता है कि ये जो स्त्री केसर है इसमें 3 भाग होते हैं। नीचे का जो फूला वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अंडाशय, बीच वाला नली वाला भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिका, और जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। अब क्या होता है कि कैसे इनके बीच में फलन होता है? तो यहाँ पर याद रखने का कि 2 प्रकार के परागण होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के परागण होते हैं। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो स्वपरागण में क्या होता है कि उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आए तो वो कहलाता है स्वपरागण। लेकिन दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आए तो उसको बोलते हैं परपरागण। क्या बोलते हैं? परपरागण। परपरागण किसके द्वारा होता है? हवा, पानी और कीटक द्वारा अथवा पक्षी द्वारा होता है। अब क्या होता है कि ये परागकण कहाँ पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर, और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद क्या बनाते हैं? एक नली जैसी रचना। एक नली जैसी क्या बनाते हैं? रचना, जिसको बोलते हैं पराग नली। क्या बोलते हैं? और ये पराग नली अंडाशय के अंदर जो क्या होता है? बीजांड। क्या होता है? बीजांड वहां तक वृद्धि करती है। वहां तक क्या करती है? वृद्धि। क्यों? क्योंकि बीजांड के अंदर क्या है? होता है मादा युग्मक। क्या होता है? मादा युग्मक। अब क्या होता है कि ये परागकण क्या बनाता है? नर युग्मक। ये नर युग्मक इस पराग नली के द्वारा बराबर जो बीजांड के अंदर क्या है? मादा युग्मक, उस मादा युग्मक से क्या करता है? फलन। क्या करता है? फलन करता है। तो क्या बनता है? फलितांड। फलितांड बनता है, और ये फलितांड बाद में बीज में बदल जाता है, और इस बीज को जमीन में बोने पर उसमें से एक नया पौधा बनता है। याद रखने का यहाँ पर बीजांड किसमें बदल जाएगा? बीज में। अंडाशय किसमें बदल जाएगा? फल में। किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है। तो ये था सपुष्पी वनस्पति में लैंगिक जनन। अब पूछा जाता है कि पुरुष का जनन तंत्र। तो पुरुष का जनन तंत्र क्या है? तो पुरुष के जनन तंत्र में क्या होता है? एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी जो वृषण है, वृषण यानी शुक्रपिंड, वो वृषण थैली में आए होते हैं। वृषण थैली में आए होते हैं। वृषण क्या करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। वृषण शुक्राणु का क्या करते हैं? निर्माण। अब क्या होता है? वृषण शुक्राणु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब क्या होता है कि ये वृषण थैली का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है, जो शुक्रकोश या शुक्राणु निर्माण की क्रिया के लिए अनुकूल होता है। आपको लिखने का पुरुष में एक जोड़ी वृषण, क्या होता है? दोनों पैरों के बीच में आई वृषण थैली में आए होते हैं। ये जो ये क्या है? वृषण। ये वृषण क्या करते हैं? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। वृषण थैली का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम, जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया के लिए कैसा होता है? अनुकूल होता है। अब क्या होता है कि ये वृषण जो शुक्राणु बनाते हैं उसका वहन जो होता है वो वहन किसके द्वारा होता है? तो शुक्रवाहिका के द्वारा। शुक्रवाहिका के द्वारा होता है। तो ये शुक्रवाहिका के द्वारा उसका क्या होता है? वहन। शुक्रवाहिका द्वारा और शिश्न के द्वारा उसका वहन होता है। शुक्रवाहिका और शिश्न के द्वारा क्या होता है? उसका वहन होता है। अब क्या होता है कि जो प्रजनन ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि, वो क्या करती है? अंतःस्राव उत्पन्न करती है, और वो अंतःस्राव इस शुक्रवाहिका में डालती है। और ये जो अंतःस्राव है वो क्या करते हैं? शुक्राणु के साथ मिलते हैं
और वीर्य का निर्माण करते हैं। पुरुष के अंदर मूत्र त्याग का मार्ग और शुक्र कोष के त्याग का मार्ग यानी शुक्राणु के त्याग का मार्ग दोनों एक ही होता है। तो आपको पुरुष का जनन तंत्र पूछे तो इतना लिखना होता है। अब पूछे कि स्त्री का जनन तंत्र, इसका स्त्री का जनन तंत्र, तो स्त्री के जनन तंत्र में आपको 3 प्रश्न पूछ सकता है। देखो यहाँ पर स्त्री का जनन तंत्र, तो स्त्री का जनन तंत्र क्या है? तो स्त्री में क्या होता है कि स्त्री के जनन तंत्र में एक जोड़ी जो अंडाशय है वो उदर गुहा में आए होते हैं। एक जोड़ी अंडाशय कहाँ पर होता है? उदर गुहा में आया होता है। तो स्त्री के अंदर एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में यानी पेट के अंदर आया होता है। अब लड़की के जन्म के समय इस अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। हजारों अपरिपक्व क्या होते हैं? अंडाणु। जो तरुणावस्था में या यौना प्रारंभ अवस्था में क्या होते हैं? परिपक्व बनते हैं, परिपक्व बनते हैं और अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु मुक्त करता है। ये अंडाणु जो है वो इस अंडवाहिका के द्वारा कहाँ जाता है? गर्भाशय में। कहाँ जाता है? गर्भाशय तक पहुंचता है। अब ये जो अंडवाहिका है, ये दोनों तरफ की अंडवाहिका मध्य भाग में एक थैली जैसी क्या बनाती है? रचना, और जिसको बोलते हैं गर्भाशय, जिसे गर्भाशय कहते हैं। ये गर्भाशय सक्रिय ग्रीवा के द्वारा योनि मार्ग में खुलता है, योनि मार्ग में खुलता है। और योनि मार्ग जो है वो योनि द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। योनि द्वार के द्वारा शरीर के कहाँ खुलता है? बाहर। तो ये था स्त्री का जनन तंत्र। तो लिखने का स्त्री में क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में आए होते हैं। लड़की के जन्म के समय उसके अंदर हजारों अपरिपक्व क्या होते हैं? अंडाणु। जो क्या होता है? तरुणावस्था में परिपक्व बनते हैं। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु क्या करता है? मुक्त करता है। और ये अंडाणु जो होते हैं वो अंडवाहिका के द्वारा गर्भाशय तक पहुंचते हैं। दोनों तरफ की अंडवाहिका मध्य भाग में थैली जैसी क्या बनाती है? रचना।